तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसडीएम अमरनाथ कुमार में। और आज से जो है हम लोग हिस्ट्री का सेक्शन शुरू कर रहे हैं। और हिस्ट्री से अभी तक जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, चाहे वह स्टेट पीसीएस में हो या एसएससी में हो, उन सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे और उन प्रश्नों की सहायता से आगे की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। और ये प्रश्न अगर प्रीवियस ईयर में फिर आगे चलकर दोहराया जाता है तो उस प्रश्न को अच्छे से हल करेंगे। तो एक एक प्रश्न रहेंगे और उनका उत्तर बनाऊंगा मैं, और आप लोग जो है वीडियो रोक कर अब उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। और यह सेक्शन जो है हर एक टॉपिक का एक वीडियो रहेगा, टॉपिक वाइज। फिर पूरा हिस्ट्री टॉपिक वाइज कवर करके फिर अगला सब्जेक्ट करेंगे वन लाइनर का। जैसा कि आप लोग का आज का टॉपिक दिख रहा होगा कि ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल से। और मित्रों, एक सूचना दे दूं आप लोगों की, अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो वहाँ पर डेली आंसर राइटिंग करवाया जा रहा है और प्रीलिम्स का जो है टेस्ट सीरीज भी लगाया जा रहा है सेक्शनल वाइज डेली का। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए, ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल का जो टॉपिक है, इसका आज प्रश्न करते हैं। लगभग 100 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को देखेंगे, बहुत ही जल्द में देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का और अच्छे से डिस्कशन करके देखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न हम लोग के सामने आ गया। तो सबसे पहला प्रश्न की बात करें तो दिया हुआ है, भारत के नामांकन के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो हम लोग देखेंगे भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो सबसे पहला जो है वह अष्टाध्यायी है। भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो अष्टाध्यायी में। अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यवर्त पड़ा है। तो भारत जो है आर्य आए थे, सबसे पहले भारत कौन आए थे, मध्य एशिया से आर्य आए थे, और इन्हीं से जो उत्तर भारत में पंजाब के क्षेत्र में बसे थे, इन्हीं के नाम पर भारत का नाम जो है आर्यवर्त पड़ा था। तो किसके निवास स्थान, तो आर्य के निवास स्थान के कारण भारत का नामकरण जो है आर्यवर्त पड़ा था। अगर तीसरी क्वेश्चंस की बात करें तो दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर पड़ा है। कि क्या बोल रहा था कि भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर भारत नामकरण पड़ा, तो ये तो सही है। फिर भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है। तो भारत का अन्य नाम में एक जम्बू द्वीप भी आता है और भारत पर पड़ा था नाम भारत। तो ये दोनों कथन जो है वो सही है, दोनों कथन सही है। तो यहाँ देखिए उपरोक्त में से कितने कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगर बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो पुरातात्विक विधा का अभिप्राय क्या है। तो देखिए इसके ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे कि पुरातात्विक विधा का अभिप्राय क्या है। तो एक है कि सिक्कों का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन में है शिलालेखों का अध्ययन, फिर तीसरा में है महाकाव्यों का अध्ययन और भूगोलों का अध्ययन। तो हम लोग बात करें पुरातात्विक विधा का अध्ययन, तो ये शिलालेख का अध्ययन होगा, क्योंकि सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुरातात्विक विधा वाला, ये हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग, तो देखें कि क्या है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत सुमेलित किया गया है। 4 ऑप्शंस आप लोग के सामने दिख रहा होगा। तो देखिए सबसे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख खारबेल, तो ये तो सही सुमेलित है। यही देवपाड़ा अभिलेख देखिए यशो बर्मन, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि देखिए आप तीसरा ऑप्शन देखिए प्रयाग प्रशस्ति है, वह समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, सही है। अगर नासिक अभिलेख की बात करें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, ये भी सही है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी, जो देवपाड़ा अभिलेख यशो बर्मन से संबंधित नहीं है। अगर छठे प्रश्न की बात करें तो देखिए प्रश्न भी ऐसे हैं मतलब प्रीवियस ईयर के, जिससे कि आपके अगले बीपीएससी का अगर आप दे रहे हैं तो ये सब प्रश्न बनने, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल ट्रेंड में, जैसा कि 69वीं में देखा गया। तो चलिए देखते हैं छठे प्रश्न, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक अभिलेख शिलालेख स्तंभों, तामपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर खुदे हुए मिलते थे, तो बिल्कुल सही है। अगर दूसरे ऑप्शंस में दूसरे कथन देखें तो सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजकाई से प्राप्त अभिलेख हैं। कहाँ से, बोगज कोई से, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो है सी हो जाएगा ऑप्शन, दोनों कथन सही है।
अगर बात करें 7वें प्रश्न की, तो देखिए निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। सबसे पहले जो है खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा था, ये क्वेश्चन बना खरोष्टी लिपि को। तो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को यह श्रेय जाता है कि खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। अगर हम लोग 8वें प्रश्न की बात करें, तो दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए लिखा हुआ कि देवनागरी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती थी। तो देवनागरी लिपि कहाँ से, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। देवनागरी का विकास अरमाइक लिपि से हुआ है। तो सबसे पहले हम देखें कि देवनागरी को इधर बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, तो ये तो सही है। लेकिन दूसरा कथन देवनागरी का विकास अरमाइक लिपि से हुआ, तो बिल्कुल गलत है। अरमाइक लिपि से देवनागरी का विकास अरमाइक लिपि से नहीं हुआ, ये ब्राह्मी लिपि से हुआ। तो देवनागरी का लिपि कौन सा है, ब्राह्मी लिपि है। ये अरमाइक है या खरोष्टी लिपि, खरोष्टी एक आता है तो वो पश्चिम भारत में विकास हुआ था, जहाँ पाकिस्तान हो गया, अभी अफगानिस्तान या पश्चिमी भारत का भी क्षेत्र है, उधर उस क्षेत्र में जहाँ से अशोक के शिलालेख भी मिले हैं। तो इसका जो है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही हो जाएगा। अगर आगे क्वेश्चन देखें तो सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अभी बताए थे हम आप लोग को न्यूमिस्मेटिक्स बोला जाता है सिक्कों के अध्ययन को। अगर आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो आहत सिक्के ईसा के 6ठी शताब्दी सही है। लेखयुक्त सिक्के मतलब 2री शताब्दी ईसा पूर्व में, ये भी सही है। दिनार 4ठी शताब्दी ईस्वी में सही है। जीतल ये 16वीं शताब्दी, 3 गलत है तो ये चौथा सही होगा। इस 16वीं शताब्दी में नहीं लगा, 14वीं से 15वीं शताब्दी में जीतल का कॉन्सेप्ट आया था सामने। अगर अगला प्रश्न देखें, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्राचीनतम सिक्के को आहत कहा जाता था, बिल्कुल सही है। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। अगर देखें दूसरा कथन दिया हुआ कारसर्पण का नियमित आकार प्रकार का सिक्का था, सही है। सिक्का जो था कारसर्पण का भी प्रयोग होता था इसमें। तीसरा देखें तो सिक्कों की कमी को व्यापार वाणिज्य की अवनति का सूचक माना जाता था, बिल्कुल सही है ये भी। तो मतलब 1 2 3 तीनों कथन इसका सही है, तीनों सही, क्योंकि सिक्कों की कमी का व्यापार वाणिज्य की अवनति का सूचक माना जाता है। अगर अगला प्रश्न देखें, ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध ग्रंथ, तो इसका हो जाएगा स्रोतों का संकलन। इसका हो जाएगा स्रोतों, ऋग्वेद क्या है, स्रोतों का संकलन है। अगर आगे देखें, ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्राय किस देवता को समर्पित है, तो ऋग्वेद में जो है किस देवता को है, अग्नि देवता को है, सबसे ज़्यादा अग्नि देवता को। अगर सबसे पुराना वेद कौन सा है, देखिए प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना तो ऋग्वेद है। अगर सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र है, मतलब ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है, तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया। इसका आंसर ए हो जाएगा। और बात करें कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, कौन सा वेद है जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो वह सामवेद जो है यह ऋग्वेद पर आधारित है। अगर आगे देखें कि शास्त्रीय संगीत का सिद्धांत की विवेचना की गई है, कौन सा वेद में शास्त्रीय संगीत है, तो यह सामवेद में है। सामवेद में ही गायन बाजन का बोला जाता था, इसके गात्री को उद्गाता बोला जाता था। अगर 18वां नंबर क्वेश्चन देखें कि सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र एवं प्राचीनतम पुस्तक है, तो सही है। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही लग रहे हैं इसमें, इसका दोनों हो जाएगा। हम लोग 19वें प्रश्न की ओर देखें तो 19वां प्रश्न है हम लोग के सामने, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है। तो अगर देखें कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, तो दोनों वेद जो है किससे संबंधित है, ऋग्वेद से है। ऋग्वेद बोलते यजुर्वेद से है, क्योंकि यजुर्वेद इसमें लिखा हुआ है ना, कृष्ण यजुर्वेद है या शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद का ही 2 भाग है। अगर हम लोग आगे 20वें प्रश्न की ओर देखें तो ऋग्वेद में कुल 40 मंडल है, सही है। शुक्ल यजुर्वेद से वाजसनेयी संहिता संबंध है, सही है। यजुर्वेद में रत्नियों की चर्चा है, सही है। तो उपयुक्त में से तीनों कथन जो है सही है। किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस में कहा गया है, तो यह हो गया अथर्ववेद।
अथर्ववेद में दोनों को कहा गया है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, जीवन का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? तो आप लोग पहले वीडियो पॉज करके आप लोग देखिएगा, तो आप लोग को इसमें हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद अगर देखें कि किस वेद में सभा को, हम लोग 23वें प्रश्न की बात करें, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा, 23वें प्रश्न को, किस वेद में सभा को नरष्टि अर्थात सामूहिक विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो इसमें भी ये अथर्ववेद होगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। त्रयी नाम क्या था? तो यह त्रयी नाम है, देखिए त्रयी नाम आ गया है। तो ये तीनों वेदों को कहा जाता था त्रयवेद। कौन कौन से वेद को कहा जाता था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित, निम्नलिखित को सुमेलित करें? तो अगर देखें ऋग्वेद का संबंध ही चारों में से किससे था? तो स्रोत एवं प्रार्थनाएं से। ऋग्वेद का संबंध था स्रोत एवं प्रार्थनाएं से। सामवेद का संबंध संगीत में एवं स्रोत से था। यजुर्वेद का संबंध जो है स्रोत एवं कर्मकांड, और अथर्ववेद का संबंध तंत्र मंत्र से था। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, 1 का 4 और बी का 2, 1 का 4 बी का 2 पहला आंसर हो जाएगा। अगर आगे 26 नंबर क्वेश्चन देखें, ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को होता कहा जाता या होत्री कहा जाता था, बिल्कुल सही है, पहला ये सही है। फिर यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अधर्वयु कहा जाता था, ये भी सही है। सामवेद के गायनकर्ता को उद्गाता कहा जाता था, ये भी सही है। अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्राह्मा कहा जाता था, ये भी सही है। तो दिए गए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो डी हो जाएगा इसका, चारों सही है। अगर अगला क्वेश्चन देखें कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जाना जाता था? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जाना जाता था? तो ब्राह्मण युग से जाना जाता था। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो ये कहलाते थे उपाध्याय क्या कहलाते थे? उपाध्याय। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग जो पढ़ते थे उनके अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण जो है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो कौन थे? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या ऋषि गौतम राहुगण। आप लोग वीडियो पॉज करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए तो इसका आंसर जो है ऋषि गौतम राहुगण होगा, ऋषि गौतम राहुगण। 29 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। अगर देखिए जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, 30वां नंबर प्रश्न है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है कौन सा? तो कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचपिस ब्राह्मण में। इस तीनों में जो शतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है, यहाँ ऋग्वेद शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में होगा। अगर बात करें आगे क्वेश्चन की तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्न दिए गए कूटों का सही उत्तर चयन कीजिए। तो ऋग्वेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद का संबंध ऐत्रेय ब्राह्मण से है। सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद का पंचविश से है। अथर्ववेद का अगर बात करें तो अथर्ववेद गौपथ, और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण है दिया हुआ, और मिलाने का ब्राह्मण ग्रंथ और मिलाना है तो ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण हो जाएगा, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गौपथ, यजुर्वेद का शतपथ हो जाएगा। तो इसके अनुसार से देख लीजिए 1 का 3 कौन सा है? सी नंबर 1 ही आ रहा है, 1 का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। तो 32 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है, कौस्तिकी ब्राह्मण को संखायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। तैत्रीय ब्राह्मण जो है वह तैत्रीय ब्राह्मण महर्षि भारद्वाज से संबंधित है। जैमिनी ब्राह्मणों में धीमा बोलने की चर्चा है। तो यह 3 कथन दिया हुआ है, 3 कथन में कौन सा जो बोल रहा है, देखिए उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 2 कथन जो है सही है, केवल 2। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है। तो इसमें तैत्रीय ब्राह्मण महर्षि भारद्वाज से संबंधित था, तो केवल 2 है वो सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखें, 33 नंबर क्वेश्चन, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता? पास बैठना, स्वर पाठ, ज्ञान या प्रज्ञाता। जो प्राचीन काल में जो था पास बैठकर जो ज्ञान लेते थे उसी को बोला जाता था उपनिषद।
तो ये जो पास बैठना ऑप्शंस में, पहला ऑप्शंस में ए में, वही आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से। अगर देखिए उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित है, उपनिषद जो है दर्शन पर आधारित है। अगर देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? तो उपनिषद में। मोक्ष की चर्चा किस में मिलती है? तो उपनिषद में। अगर बात करें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो नचिकेता एवं यम का संबंध किस उपनिषद में मिलता है? तो ये हो गया कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आगे प्रश्न देखें, उपनिषद काल के राजा अश्वपति राजा थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति राजा थे, तो चार ऑप्शन में बताइए कौन सा होगा? तो इसका हो जाएगा कैकेयी। कौन सा हो जाएगा? कैकेयी हो जाएगा। और आगे प्रश्न की हम लोग देखें तो 39वां नंबर प्रश्न है। देखिए क्या है कि सत्यकाम जवाल की कथा, सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है, तो यह छांदको उपनिषद में उल्लेखित है। छांदको उपनिषद में। ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगले प्रश्न देखें 40 नंबर, याग बलक गौर्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अगर आगे देखें 41 नंबर प्रश्न में, तमसो माँ ज्योति गर्मय कथन मूलतः है, तो यह है उपनिषदों का। तमसो माँ ज्योति गर्मय कथन मूलतः है उपनिषदों का। अगर 42 नंबर प्रश्न देखें तो 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा? उत्तर वैदिक काल में जो ग्रंथ लिखा गया उनमें से सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले वेद लिखा गया, ब्राह्मण, आर्णयक और उपनिषद। तो पहला ही ऑप्शन देखिए मिल जाता, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? तो सफेद घोड़ा किसका होता है? श्वेताश्वर उपनिषद का। श्वेताश्वर उपनिषद जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सफेद घोड़ा। अगर 44 नंबर प्रश्न देखें तो 44 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका है छांदोग्य। छांदोग्य। अगर आगे 45 नंबर में देखें, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घेर अंगरीष के रूप में उल्लेखित किया गया है? किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगरीष के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो यह छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता जो है वह मनु थे। प्रथम विधि निर्माता मनु थे। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये भी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। श्रीमद् भागवत गीता अगर मौलिक भाषा पूछ दे कौन सा में लिखा गया तो वो संस्कृत में लिखा गया है। तो आगे देखें, सप्तसहर्षि संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? सप्तसहर्षि संहिता जो है एक उपनाम है। यह किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह महाभारत से है। सप्तसहर्षि संहिता। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये रामायण को ये आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। अगर पुराणों की संख्या पूछे कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 हो गया।